Hello, good morning to all of you. Welcome to all student class 11. I am Govind Singh Tawar, PGT Biology in New Paragon School. तो देखिए बच्चों, बड़ी ही खुशी की बात है। सबसे पहला तो हमारे सिलेबस में अब बायोलॉजी में वापस से एनसीईआरटी को मेंशन कर दिया गया है। तो देखो थोड़ा सा सबसे पहले अपन समझें तो एनसीईआरटी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, फिर अपन बात करते हैं। देखो एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जिसे बायोलॉजी का बाइबल ग्रंथ सब कुछ कह सकते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि 11th क्लास की एनसीईआरटी और 12th क्लास की एनसीईआरटी दोनों को मिलाकर नीट एग्जाम में प्रॉपर क्वेश्चंस आते हैं। तो जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे नीट का ख्वाब लेके बैठे हैं और जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, मैं आपको बोल रहा हूं आप यहां से रेगुलर पढ़िए, आपको दोनों का बेनिफिट मिलेगा। तो देखो एनसीईआरटी इस बार मेंशन कर दी गई है 11th क्लास में, और बच्चे आप खुशनसीब हैं कि आपको 12th क्लास में भी एनसीईआरटी पढ़ने को मिलेगी। लेकिन अभी एट प्रेजेंट में जो बच्चे 12th में उन्हें आरबीएससी की बुक ही पढ़ने को मिल रही है। तो आप कमांड बना लीजिए कि 11th एनसीईआरटी पर कैसी आपकी कमांड रहने वाली है और 12th एनसीईआरटी पर आपकी कैसी कमांड रहने वाली है। ये वाली बात अगर अपन यहाँ पर करें तो देखिए बच्चों 11th और 12th यहां पर एनसीईआरटी को अगर अपन दोनों को मिला देते हैं तो देखो बच्चों आरबीएससी में तो अगर आप देते हैं तो आपको पता है कि हमारा जो पेपर आता है वो 100 मार्क्स का आता है, जिसमें हमें थ्योरी में कितने मार्क्स फुल ऑन फुल लाने होते हैं 56 आउट ऑफ 56 थ्योरी में। इसके साथ आप देखते हैं 30 आपके प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं और 14 आपके सेशनल होते हैं जो स्कूल से जाते हैं। तो अगर हम सबका योग कर दें, टोटल कर दें तो कितने मार्क्स हो गए 100 आउट ऑफ 100। बड़ी इजी बात है। 100 में से 100 बहुत आ जाते हैं, खूब आ जाते हैं बच्चों के जो पढ़ते हैं अच्छे से। ठीक है, इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप एनसीईआरटी में बात करें तो नीट की थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो बच्चों नीट के लिए जो बच्चा इसको बेस बनाकर अभी से पढ़ना चाहता है तो देखो नीट में 90 क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस 90 क्वेश्चंस आपकी 11th और 12th की बायोलॉजी से आते हैं, जिसमें 45 11th से और 45 12th से आते हैं। तो यानी अगर हम बात करें ईच क्वेश्चन हैव 4 मार्क्स, तो ये कितना हो गया बच्चों 360। यानी आपको अगर बात करें तो नीट का एग्जाम जो होता है वो होता है 720 का। तो 720 में से 360 आउट ऑफ 360 खूब आ जाते हैं बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी आपको आधे नंबर दिलवा रहा है, 50% नंबर दिलवा रहा है। इसके साथ 50% में आपका क्या रहता है केमिस्ट्री और फिजिक्स रहता है, जिसमें 45 केमिस्ट्री के होते हैं और 45 फिजिक्स के होते हैं। तो प्लीज बच्चों बायोलॉजी को अपना बेस बनाओ। एनसीईआरटी से सीधे क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका आना चाहिए, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम यही है। अगर आपको एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका आ गया तो ये नंबर्स आपको बहुत अच्छे से मिल जाए। तो देखिए अब इसमें थोड़ा सा आगे बात करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पैरागॉन के YouTube चैनल पर और मेरे YouTube चैनल पर, तो मेरा YouTube चैनल है #गोविंद बायोलॉजी, जिस पर 11th वाले बच्चे उन्हें प्रोवाइड कर दिया गया है। नहीं तो आप एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम और इसके साथ अगर आप यहां देखेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ द लिविंग वर्ल्ड। तो अगर अपन बात करें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक चैप्टर और द लिविंग वर्ल्ड यानी फर्स्ट एक चैप्टर, ये दोनों चैप्टर्स हमारे इस चैनल पर और पैरागॉन के YouTube चैनल पर दोनों पर अवेलेबल है। आप जाकर के बच्चों ये दोनों चैप्टर को कंसीडर कर सकते हैं। तो आज हम इससे आगे थोड़ा सा बढ़ रहे हैं और आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। और चैप्टर नंबर 2 जो पढ़ रहे हैं उसे हम क्या कह रहे हैं
बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसका नाम क्या है बच्चों? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो देखो समझते हैं। सबसे पहले जब आपने चैप्टर 1 पढ़ा था, तो देखो बच्चों क्या था, जब चैप्टर 1 पढ़ा था तो उसमें कुछ टर्म आए थे, टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन और एक आया था सिस्टेमेटिक्स। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो प्लीज चैनल पर जाएं और वहां ये वीडियो देख सकते हैं। तो देखो टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन और सिस्टेमेटिक्स, ये कुछ टर्म्स यहाँ पर आए थे, और उन जब टर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो ये टर्म यहाँ पर यूज होते हैं जिसके बेस पर हम किसी भी बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर सकते हैं, उसे क्लासिफाई कर सकते हैं सूटेबिलिटी अरेंजमेंट के हिसाब से और अपने अंडरस्टैंडिंग के बेस पर। जैसे सपोज कीजिए, अगर मैं आपके सामने यहाँ कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, सपोज कीजिए, तो देखो लॉइन, वीट, कैरट, बफेलो, कैट, डॉग और आलमंड। अब मैं आपको बोलना चाहूंगा बच्चों इन एग्जांपल्स के बेस पर कि आप क्या मुझे बता सकते हो कि इनमें से कौन प्लांट है और कौन एनिमल है? तो आप बता सकते हो। लॉइन, तो देखो एनिमल का एक क्लास बना लेते हैं और एक बना लेते हैं प्लांट का। तो देखो काउंट करते हैं एनिमल्स। लॉइन 1 2 3 4। तो यहाँ पर कितने एनिमल्स हैं? 4। अब देखो प्लांट कौन है? वीट, कैरेट और आलमंड। तो प्लांट्स कितने हो गए हमारे यहाँ पर? 3। तो दोनों टोटल कितने हो गए? 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको समझने की कोशिश करो। ये मैंने ऐसा क्यों बोला? अगर इन्हें हम ऐसे अरेंज कर दें और हमें पता ही ना हो कि ये प्लांट है या एनिमल है, तो आप उसे कभी क्लासिफाई नहीं कर सकते। लेकिन आपको जब ये अरेंजमेंट पता चल जाता है तो इसके बेस पर आपको ये सारी चीजें समझ में आती है कि किसे कैसे क्लासिफिकेशन किया जाए। तो अगर आप इस चैप्टर में पहले गए हैं तो आपको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी पता होगा। कौन थे? कैरोलस लीनियस। कौन थे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? कैरोलस लीनियस, जिन्होंने एक क्लासिफिकेशन भी दिया था जिसका नाम था बायनोमियल क्लासिफिकेशन। ठीक है बच्चों, तो इसके बेस पर अपन ने बात की। चलिए अब हम हमारे चैप्टर पर आते हैं और बात करते हैं कि सर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है। तो देखिए समझिए इस चीज को, बहुत इजी होने वाला है, आराम से समझिए और अपने नोट्स में मेंशन करके चले जाइए। तो देखिए बच्चों, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें। बायोलॉजिकल का मतलब होता है कि जिसमें सारे लिविंग बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स यानी मोनेरा, प्रोटिस्टा, सबको क्लासिफाई किया गया। तो देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जब सबसे पहले आप आते हो तो एनसीईआरटी में सबसे पहला एक चीज आता है और वो आता है साइंटिफिक बेस्ड क्लासिफिकेशन। बोलो बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं? पहला, साइंटिफिक बेस्ड क्लासिफिकेशन की शुरुआत कब हुई? तो आपको पता होना चाहिए कि साइंटिफिक बेस्ड क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसने दिया? तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर कैरोलस लीनियस ने दिया। नहीं, गलत होगा। मैं आपको थोड़ा सा न्यूमोनिक्स बताता जाऊंगा इस चैप्टर में, जो आपको इजी करने के नाम से याद रहेगा। तो आप एक न्यूमोनिक्स याद रखेंगे, अटल। बोलो बच्चों, क्या याद रखेंगे? अटल। अटल याद रह जाएगा ना? अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो साथ के साथ ये लिखते जाएं न्यूमोनिक्स को। तो देखो, ए का मतलब होता है एरिस्टोटल, टी का मतलब होता है थियोफ्रेस्टस और एल का मतलब होता है लीनियस। अब सर ये किसके लिए आपने न्यूमोनिक्स बताया है? ये मैंने आपको बताया साइंटिफिक बेस्ड क्लासिफिकेशन के लिए, कि सबसे पहली बार क्लासिफिकेशन को किसने समझाया, साइंटिफिक किसने समझाया।
उसके बेस पर अगर हम बात कर रहे हैं तो क्लियर है बच्चों। अब देखिए आप यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे पहला साइंटिफिक बेस क्लासिफिकेशन देने वाले व्यक्ति कौन थे? एरिस्टोटल, जिन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। तो देखो एरिस्टोटल की अगर हम बात करें तो पहले आप इस चीज को समझिए बच्चों। एरिस्टोटल ने सबसे पहला साइंटिफिक बेस क्लासिफिकेशन दिया और उस साइंटिफिक बेस क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इन्होंने पूरी दुनिया को दो भागों में डिवाइड कर दिया। पहला साइंटिफिक बेस क्लासिफिकेशन, हवा में बात करने वाले तो बहुत आए, लेकिन पहली बार साइंटिफिक बेस क्लासिफिकेशन की बात किसने की? एरिस्टोटल ने। तो देखो इन्होंने दुनिया को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एनाइमा और एनिमा। बोलो क्या है? एनाइमा और एनिमा। इन्होंने ये जो क्लासिफिकेशन दिया वो ब्लड के बेस पर दिया कि विदाउट आरबीसी या आप कह सकते हो ब्लड, यहां पर ये देखिए एनाइमा और एनिमा की बात करें तो यहां पर विच ऑर्गेनिज्म हैव ब्लड इज related to एनाइमा and which organism do not have blood is called एनीमा। बात समझ में आ रही है? तो देखो एनाइमा में कौन आए हैं? जिनके पास ब्लड नहीं था, ठीक है, यानी सॉरी जिनके पास ब्लड है। और एनीमा में कौन आए हैं? जिनके पास ब्लड नहीं है। क्लियर है? अब देखो इन्होंने क्या कहा कि एनीमा में जो आए हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं? एनिमल्स। क्या कह सकते हैं उनको अपन? एनिमल्स। कि जिनके पास ब्लड होता है वो एनिमल्स है और जिनके पास ब्लड नहीं होता वो कौन है? प्लांट्स। कौन है वो? प्लांट्स। अब प्लांट्स को भी इन्होंने आगे क्लासिफाई किया, कुछ छोटे प्लांट, कुछ उनसे थोड़े बड़े प्लांट और कुछ उनसे बहुत ज्यादा बड़े प्लांट। तो देखो हर्ब, शर्ब एंड ट्री, ठीक है। तो देखो बच्चों हर्ब, शर्ब और ट्री। तो हर्ब तो वो है जो क्रीपिंग करते हैं, क्रीपिंग। क्रीपिंग का मतलब होता है जो जमीन के साथ जुड़े होते हैं, और शर्ब छोटी झाड़ियां और ट्री जो सबसे बड़े हैं। तो देखो पहला साइंटिफिक बेसिस क्लासिफिकेशन किसके थ्रू आया? एरिस्टोटल, जिन्होंने पूरी दुनिया के लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया? दो में, एनाइमा और एनीमा। ए का मतलब याद रखेंगे, ह्यूमन बीइंग्स में जब एनीमिया हो जाता है तो ब्लड की डेफिशिएंसी होती है। तो ये एनीमा शब्द किसके लिए लिया? डू नॉट हैव ब्लड, जिनके पास ब्लड नहीं है उन्हें आप क्या कह दीजिए? प्लांट्स। और जिनके पास ब्लड है उन्हें आप क्या कह दीजिए? एनिमल्स। तो इस तरह से यहाँ पर प्लांट्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया, हर्ब, शर्ब और ट्री। क्लियर है? तो पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया? एरिस्टोटल के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो देखो अब हम पहला नंबर का क्या लिया हमने? एरिस्टोटल। हमेशा यही सीक्वेंस याद रखेंगे। दूसरे नंबर पे हम क्या लेंगे? थियोफेस्टस। और तीसरे नंबर पर कौन से चाचा लेंगे अपन? कैरोलस लिनियस। क्लियर है बच्चों? तो देखिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक दूसरा वाला दिखाता हूं। तो देखो इसको भी हम यही मेंशन कर लेते हैं, थियोफ्रेस्टस। अगर कुछ बच्चे बता पाए मुझे थियोफ्रेस्टस कौन थे तो आप बताएंगे कि ही इज अ फादर ऑफ बॉटनी। इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बॉटनी। तो मैं यहां लिख देता हूं एरिस्टोटल के आगे भी फादर ऑफ जूलॉजी एंड बायोलॉजी। और इन्हें क्या कहा जाता है?
फादर ऑफ बॉटनी। ये किसके स्टूडेंट थे? एरिस्टोटल के स्टूडेंट। तो थियोफेस्टस ने क्या किया, जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया उसमें उन्होंने प्लांट्स को डिवाइड किया आगे जाकर, और प्लांट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 4 पार्ट्स में। 4 पार्ट्स में, इतना याद रखना है आप लोगों को। पहला लिया उन्होंने हार्ब, दूसरा लिया उन्होंने अंडरशर्ब, और तीसरा लिया उन्होंने शर्ब, और चौथा लिया उन्होंने ट्री। तो देखो बच्चों, एरिस्टोटल ने जब प्लांट क्लासिफिकेशन दिया तो उसमें केवल उन्होंने हार्ब, शर्ब और ट्री को इंक्लूड किया, लेकिन थियोफेस्टस ने थोड़ा सा अपना ज्ञान बढ़ाते हुए हार्ब, अंडरशर्ब, शर्ब और ट्री लिया गया। तो देखो, बेसिक बायोलॉजी में अगर हम आरबीएससी की बात ना करें, लेकिन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पहली बार क्लासिफिकेशन में अंडरशर्ब किसके द्वारा यूज किया गया? तो याद रह जाएगा बच्चों, किसके द्वारा यूज किया गया? थियोफेस्टस के द्वारा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है साइंटिफिक बेसिक क्लासिफिकेशन की शुरुआत कहां से हो रही है? एरिस्टोटल, थियोफेस्टस। अब इसके बाद कौन आएगा भैया? लीनियस। तो इसे हम यहां से हटा देते हैं। तो देखो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एरिस्टोटल और थियोफेस्टस के द्वारा जो इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया? कैरोलस लीनियस के द्वारा, जिन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। बोलो, क्या कहा जाता है उन्हें? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कैरोलस लीनियस ने पूरी दुनिया को 2 किंगडम्स में डिवाइड किया, याद रखना है। एक तो किसको डिवाइड किया? प्लांट किंगडम को, और एक किसको डिवाइड किया उन्होंने? एनिमल किंगडम को। बात समझ आ रही है बच्चों? देखो, कैरोलस लीनियस के द्वारा पहली बार पूरी दुनिया को साइंटिफिकली 2 चीजों में डिवाइड किया गया, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हम इनकी बात करते हैं तो ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसे बिल्कुल बेसिक या आधार माना जाता है। कैरोलस लीनियस का प्लांट्स के क्लासिफिकेशन में बहुत बड़ा योगदान रहा। इन्होंने कई इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी जिनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। सिस्टेमा नेचुरी की बात की इन्होंने, हिस्टोरिया प्लांटेरम की भी बात की इन्होंने, जहां पर अपन बात करें। तो देखो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कैरोलस लीनियस के क्लासिफिकेशन को किस नाम से जाना जाता है? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। बोलो, किस नाम से जाना जाता है बच्चों? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। केवल दुनिया कितने जगत में बड़ी हुई है? 2 में। एक को तो कह रहे हो आप प्लांट किंगडम, और एक को क्या कह रहे हो आप? एनिमल किंगडम। तो जो प्लांट किंगडम है उनमें प्लांट्स को रखा गया, और एनिमल किंगडम है जिसमें एनिमल्स को रखा गया। तो देखो, जब भी कोई चीजें शुरुआती दौर में आती है तो उसमें कुछ डीमेरिट्स होते हैं, और वो डीमेरिट्स क्या थे उनको देखिए। क्या किया गया कैरोलस लीनियस के द्वारा कि यहाँ पर जब क्लासिफिकेशन दिया गया तो इन्होंने सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या मान ली? सेल वॉल। क्या माना? सेल वॉल। तो सेल वॉल की वजह से देखो, फंगी जो होते हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। मैं ये डीमेरिट्स करवा रहा हूं आपको। क्या करवा रहा हूं कि इस क्लासिफिकेशन के क्या डीमेरिट्स रहे जिसकी वजह से अगला क्लासिफिकेशन आया। डीमेरिट का मतलब होता है बच्चों कमियां। इस क्लासिफिकेशन में कुछ कमियां रही होंगी तभी तो कुछ आगे क्लासिफिकेशन आए होंगे। तो देखो, इसके जो डीमेरिट्स हैं उनके ऊपर आप बात करिए। तो अगर उनकी बात करें अपन डीमेरिट्स की, तो पहला था इनका सेल वॉल बेस्ड कैरेक्टर।
कि फंगी में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो इन्होंने इन दोनों को कहां मेंशन कर दिया है? प्लांट किंगडम में। जबकि ये गलत है ना बच्चों, क्योंकि फंगी प्लांट से अलग है, क्योंकि प्लांट्स के पास तो क्लोरोफिल होता है लेकिन फंगी के पास तो क्लोरोफिल होता ही नहीं है। इस तरह से ये क्लासिफिकेशन थोड़ा सा यहाँ गलत रहा। एक और एक्सेप्शन बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर। बड़ी गलती कर दी यूग्लिना से मिल करके। तो देखो यूग्लिना के साथ क्या है बच्चों? यूग्लिना डायमॉर्फिज्म को शो करता है। डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है जो दो रूप रखता हो। डायमॉर्फिज्म का मतलब ये कभी तो होता है ऑटोट्रॉफिक, कभी तो होता है ऑटोट्रॉफिक और कभी होता है हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है जो अपना खाना खुद बना सके, और हेट्रोट्रॉफिक का मतलब होता है जो अपने खाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड रहे। तो देखो ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक की अगर हम बात करें तो जब विदाउट अगर सनलाइट प्रेजेंट है बच्चों, सनलाइट प्रेजेंट है, क्योंकि यूग्लिना कहां पाया जाता है? एक्वेटिक कंडीशन में। तो यूग्लिना अगर सरफेस पर है तो सनलाइट मिलेगी, और जब सनलाइट मिलेगी तो वो अपने क्लोरोफिल की मदद से खाना बना सकता है। लेकिन कभी कभी जब वो डेप्थ वाटर में चला जाता है तो वहां सनलाइट अवेलेबल नहीं है, तो वो हेट्रोट्रॉफिज्म को शो करता है और किसी और से अपने खाने को, मतलब खाने के लिए किसी प्रेडिक्टर को चयन करता है। तो इन्होंने यूग्लिना को भी कहां मेंशन कर दिया? प्लांट्स में। तो ये भी बड़ी गलती रही। तो ये कुछ डीमेरिट रहे जो आगे जाकर के इनकी आलोचनाएं बनी और लोगों ने इनको बाद में बताया कि कुछ और करेक्शन करने पड़ेंगे। तो पहला क्लासिफिकेशन मैं आपको बता चुका हूं, कैरोलस लीनियस ने दिया। पहला किसने दिया? कैरोलस लीनियस ने दिया। अब दूसरे की बात करते थे बच्चों। तो ये था टू किंगडम। अब आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या रहा, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन क्या रहा। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किनके द्वारा दिया गया? अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। बताइए बच्चों किसके द्वारा दिया गया? अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। अर्नेस्ट हैकल ने एक नए किंगडम से यहां इंट्रोड्यूस करवाया और उसका क्या नाम था? याद रखेंगे आप सभी। तो पहला देखो प्लांट किंगडम तो पहले से ही था, एनिमल किंगडम भी पहले से ही था। तो यहां पर आ गया था बच्चों प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा तो देखो जो प्लांट जैसे हैं और जो एनिमल जैसे भी हैं, आप उन्हें कौन से किंगडम में लाकर रख सकते हैं? प्रोटिस्टा में। तो आपको ये पता रहेगा कि थ्री किंगडम में अर्नेस्ट हैकल ने किस किंगडम से इंट्रोड्यूस करवाया हमें? प्रोटिस्टा से। किससे इंट्रोड्यूस करवाया हमें? प्रोटिस्टा से। तो आपको ये याद रहेगा। तो प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और प्रोटिस्टा की बात की यहां पर। तो प्रोटिस्टा, एनिमल्स और प्लांट से अगर अपन देखें तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में यहां पर प्रोटिस्टा को मेंशन किया गया अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। आगे चलिए बच्चों। फिर आया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। इसका मतलब क्या था कि पूरी दुनिया को फोर किंगडम्स में डिवाइड किया गया। और ये किसके द्वारा दिया गया बच्चों? साइंटिस्ट का नाम याद रखना है और कौन सा उन्होंने मेंशन किया है। ये दिया गया था एच.एफ. कॉपलैंड के द्वारा। बोलो बच्चों किसके द्वारा दिया गया? एच.एफ. कॉपलैंड के द्वारा। और एच.एफ. कॉपलैंड ने देखो पहले कौन था? सर प्लांट था। दूसरा कौन था? सर एनिमल था। हैकल भैया ने कौन सा बताया?
सर प्रोटिस्टा बताया, तो फिर कॉर्पोरेट अंकल कौन सा बताएंगे? तो आप देखेंगे प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा के बाद आया मोनेरा। मोनेरा क्लियर है बच्चों? तो देखो प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम कैरोलस लिनियस जी ने बताया। फिर उसके बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नेस्ट हैकेल ने बताया, जिसमें प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा की बात की। इसके बाद फोर किंगडम क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, एच.एफ. कॉपलैंड ने दिया प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटिस्टा और मोनेरा। तो ये पूछा जाए अगर आपको कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मोनेरा किसने इंट्रोड्यूस करवाया, तो आपका आंसर क्या होगा? कॉपलैंड। याद रह जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं। इसके बाद भी कुछ कमियां रही क्लासिफिकेशन में, और इसके बाद जो कुछ कमियां रही क्लासिफिकेशन में, उसे सही करने के लिए एक और क्लासिफिकेशन आया जिसे हम सबसे ज्यादा महत्व देते हैं और काफी इंपॉर्टेंस मानते हैं, और वो कौन सा है? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन सा क्लासिफिकेशन है बच्चों? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ये कौन दिया? आर.एच. विटेकर। और इसका आपको ईयर भी याद रखना है, 1969 में। कब लगा था, कब आया था ये? 1969। 1969 में आर.एच. विटेकर ने एक साइंटिफिक बेस्ड प्रॉपर क्लासिफिकेशन दिया। इसको थोड़ा सा और याद करें तो मैं आपको बता दूंगा कि इंडिया में पहला बिस्लरी प्लांट भी 1969 में लगा था। तो आपको याद रहेंगे कि जिस देश में गंगा बहती है वहां लोग बिस्लरी का पानी पीने लगे थे। तो 1969 में एक पहला प्लांट लगाया गया बिस्लरी का, और 1969 में वर्ल्ड में आर.एच. विटेकर के द्वारा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया। अब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या मेंशन किए गए, तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं लिख दूंगा मोनेरा, उसके बाद मैं लिख दूंगा प्रोटिस्टा, उसके बाद मैं लिख दूंगा फंगी, उसके बाद मैं लिख दूंगा प्लांटी, उसके बाद हम लिख देते हैं फिफ्थ पे एनिमेलिया। अब आप मुझे बता सकते हो कि आर.एच. विटेकर के द्वारा किसे इंट्रोड्यूस करवाया गया? फंगी को। कॉपलैंड के द्वारा किसे इंट्रोड्यूस करवाया गया? प्रोटिस्टा को। अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा प्रोटिस्टा को, एच.एफ. कॉपलैंड के द्वारा मोनेरा को, और कैरोलस लिनियस ने प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के लिए बात कही। तो आप देख रहे हो आर.एच. विटेकर तक आते आते प्लांट और एनिमल किंगडम तो रहे, लेकिन क्वेश्चन देखो यही से बनता है। पहला क्वेश्चन बनता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? अर्नेस्ट हैकेल ने। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? एच.एफ. कॉपलैंड ने। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? आर.एच. विटेकर ने। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में किसे इंट्रोड्यूस करवाया गया? प्रोटिस्टा को। फोर किंगडम में किसे इंट्रोड्यूस करवाया गया? मोनेरा को। फाइव किंगडम में किसे इंट्रोड्यूस करवाया गया? फंजाई को। अब एक और बच जाता है, एनसीईआरटी उसके बारे में भी हिडन लैंग्वेज में बोलती है कि एक और क्लासिफिकेशन है। तो मैं बच्चों यहाँ लिख दूं, आप कहें तो चलो लिख देता हूँ, आपकी बात मान लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। पहले तो उनका नाम पता होना चाहिए। उन महान वैज्ञानिक का नाम था कॉर्डवूस। क्या नाम था उनका? कॉर्डवूस। मैं इसे थोड़ा सा हटा देता हूँ, हमें थोड़ा जगह मिलेगी। तो समझ आ रहा है ना? बोरियत तो महसूस नहीं कर रहे हैं? मेंशन करते जाए नोटबुक में और चीजों को समझते जाए। एनसीईआरटी सब परचेज कर लें और एनसीईआरटी के साथ इन चीजों को देखते चले जाएं। तो देखो बच्चों, कॉर्डवूस ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, काफी पॉपुलर रहा ये भी। कॉर्डवूस ने इसके लिए शब्द यूज किया 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। अब बच्चे टेंशन में, पक्का टेंशन में, सर ये डोमेन क्या होता है? नहीं, बात करेंगे डोमेन क्या होता है, बड़ा इजी है। अभी बताता हूँ डोमेन। अगर आपको ज्यादा डर लग रहा है तो देखो याद करो,
जब हम टैक्सोनॉमी की पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा दिए। जिन बच्चों ने मेरा लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर नहीं देखा है वो मेरे YouTube चैनल #GoInBiology और पैरागोन के YouTube चैनल पर जाकर के उन वीडियोस को देख लें, तो आपको ये समझने में इजी होगा। तो जब टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो देखो, पहला कौन आता है? किंगडम, फिर कौन आता है? फाइलम, फिर कौन आता है? क्लास, फिर कौन आता है? ऑर्डर, फिर कौन आता है? फैमिली, फिर कौन आता है? जीनस, और फिर कौन आता है? स्पीशीज। 1 2 3 4 5 6 7 कॉन्ट्रास्टिंग कीज होती हैं जिनमें हम क्लासिफिकेशन में उनको यूज करते हैं। तो देखो बच्चों, फाइलम में अगर मुझे प्लांट को क्लासिफिकेशन करना पड़े तो मैं इसके लिए क्या यूज करूंगा? डिवीजन। याद रह जाएगा। अगर प्लांट का क्लासिफिकेशन किया जा रहा है तो किंगडम के बाद क्या आएगा? फाइलम। और अगर एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया जा रहा है तो किंगडम के बाद क्या आएगा? फाइलम। और प्लांट का क्लासिफिकेशन अगर किया जा रहा है तो क्या आएगा? डिवीजन। अब देखो सुनो, क्या कोई किंगडम से बड़ा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो यहाँ पर कॉर्न रूल्स के अकॉर्डिंग किंगडम से भी कुछ बड़ा होता है और उसे कह देते हो आप सुपर किंगडम। ठीक है सर, कह दीजिए सुपर किंगडम। और उस सुपर किंगडम को ही कॉर्न रूल्स ने क्या कहा? डोमेन। याद रह जाएगा बच्चों, उस सुपर किंगडम को क्या कहा गया? डोमेन। तो यानी डोमेन एक सुपर किंगडम है और उस सुपर किंगडम की अगर हम बात करें तो उसे 3 डोमेन क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया। तो देखो, अगर हम इसमें बात करें तो इस क्लासिफिकेशन में यहां पर बात करें तो देखो इन्हें 3 टिप्स में डिवाइड किया गया। तो पहला आर्किया, दूसरा बैक्टीरिया और तीसरा, या इस तरह से लिख सकते हैं तो देखो, इन्होंने ये 3 डोमेन जो सिस्टम दिया, तो ये 3 डोमेन सिस्टम क्या समझो। देखो पहला आर्किया, दूसरा बैक्टीरिया और तीसरा यूकारिया। ठीक है, यूकारिया। ठीक है बेटा। आर्किया, आर्की बैक्टीरिया जो एनिशिएंट बैक्टीरिया है, तो ठीक है, आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। और दूसरे की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया जिन्हें हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, ट्रू बैक्टीरिया। और इसके बाद अगर हम बात करें यूकारिया में, तो यूकारिया में देखिए बेटो, यूकारिया में इन्होंने इंक्लूड करवाया प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आरबीएससी में, तो आपको याद करना। मैं आपको बोल रहा हूँ हम दोनों की तैयारी करके चलेंगे, आरबीएससी की भी करेंगे और जहां जहां जरूरत पड़ रही है, जो जो चीजें आ रही हैं वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा। आपका इंटरेस्ट बना रहे, आपको बाद में बहुत कम मेहनत करनी पड़े, आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर पाए। ठीक है, तो देखो बच्चों, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया? कॉर्न रूल्स दिया। कॉर्न रूल्स ने क्या कहा? 3 डोमेन क्लासिफिकेशन होता है। 3 डोमेन में डोमेन क्या होता है? सुपर किंगडम, जिसे डोमेन कहते हैं। ये 3 डोमेन कौन थे? आर्किया, बैक्टीरिया, यूकारिया। इतना तो बच्चों को याद रह जाता है। अब एग्जामिनर थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछ लेता है, बताओ यूकारिया में कितने किंगडम्स को इंक्लूड किया गया? तो आपका आंसर रहेगा बच्चों 4। क्यों? प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया की बात हुई यहाँ पर। क्लियर है वाली बात? तो यहाँ पर प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया की हम बात करते हैं।
तो इसमें इनको ये रखा गया है। आर्किया में आर्की बैक्टीरिया आते हैं जिन्हें हम एनिशियंट बैक्टीरिया कहते हैं। एनिशियंट बैक्टीरिया जो दुनिया में सबसे पहले आए थे उन्हें एनिशियंट बैक्टीरिया या आर्की बैक्टीरिया कहा जाता है। और बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है, यानी वो बैक्टीरिया जो लिविंग स्टेट में अपन को ट्रू बैक्टीरिया जिन्हें हम देखते हैं जो अफेक्ट करते हैं। और उसके बाद यूकारिया, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है बच्चों, अब अपन यहाँ से आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं। तो आपको अभी तक इतना याद हो गया होगा, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के लिए हमने एक न्यूमोनिक बनाया था अटल। क्या याद है बच्चों? अटल। तो पहला कौन था? एरिस्टोटल। दूसरा कौन था? थियोफेस्टस। तीसरा कौन था? लिनियस। तो एरिस्टोटल ने पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया था, पूरी दुनिया को अनाइमा और एनिमा में डिवाइड किया था। थियोफेस्टस ने बात की बच्चों हर्ब, शर्ब, अंडरशर्ब और ट्री। फिर उसके बाद लिनियस ने बात की प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। फिर टू किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया? कैरोलस लिनियस, जिसमें प्लांट और एनिमल्स को मेंशन किया गया। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया? अर्नेस्ट हैकेल, जिसमें किस किस को? प्रोटिस्टा, प्लांट्स और एनिमल्स को लिया गया। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया? एच.एफ. कॉफलिन, जिन्होंने क्या क्या दिया? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। फिर 1969 में कौन आए? आर.एच. विटेकर, जिन्होंने क्या क्या दिया? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। तो फंगी को पहली बार किसने इंट्रोड्यूस करवाया? आर.एच. विटेकर ने। इसके बाद कौन सा क्लासिफिकेशन आया बच्चों? सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। और उस सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन में अगर हम बात करते हैं तो ये दिया गया कार्ल वूज के द्वारा। और कार्ल वूज ने किसकी बात की? थ्री डोमेन सिस्टम की बात की। और थ्री डोमेन सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है? तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, जिसका नाम है आर्किया, बैक्टीरिया, यूकारिया। तो आर्किया में कौन आए? आर्की बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कौन आए? ट्रू बैक्टीरिया। और यूकारिया में कौन आए बच्चों? प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। क्लियर है? अब हम आगे शुरू करते हैं इस चैप्टर में जो है, और वो है डिटेल्ड यहाँ पर किसका दिया गया है? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का। चलो तो उसकी बात कर लेते हैं, आइए बच्चों। तो देखो हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 2 और उसमें पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सभी एनसीईआरटी लेकर बैठे, ठीक है? बायोलॉजी। अब इसमें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। देखो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो अभी आपने बताया मुझे तो याद ही नहीं था कि 1969 में आर.एच. विटेकर के द्वारा ये क्लासिफिकेशन दिया गया। तो देखो आर.एच. विटेकर ने 1969 में क्लासिफिकेशन दिया जिसका नाम था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। और इस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो देखिए बच्चों, आर.एच. विटेकर के द्वारा इसमें सबसे पहले आपको कुछ कैरेक्टर्स पता होना चाहिए कि ये किस पर बेस्ड था। तो यहां देखो मैं लिख देता हूं सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टर बेस्ड क्लासिफिकेशन। तो वो कौन कौन से थे, इन्हें याद रखना जरूरी है। ये आता है, तो देखो पहला किन कैरेक्टर्स को मान करके आर.एच. विटेकर ने इतना बड़ा क्लासिफिकेशन किया। तो देखो पहला तो क्या था? सेल स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों। दूसरा थैलस ऑर्गेनाइजेशन,
ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोर्थ, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और फिफ्थ, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। क्लियर हो चुका? आपसे निवेदन है ये सारी चीजें बिल्कुल याद रखें। सेल स्ट्रक्चर पहला कैरेक्टर लिया, थैलस ऑर्गेनाइजेशन दूसरा कैरेक्टर लिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन तीसरा कैरेक्टर लिया, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फोर्थ कैरेक्टर लिया, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप फिफ्थ कैरेक्टर लिया। तो 5 कैरेक्टर आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा लिए गए जिनमें हम इसकी बात करते हैं। तो सर थोड़ा सा बता दीजिए एक्चुअली है क्या। तो देखो सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर, क्या वो सेल प्रोकैरियोटिक है या वो सेल यूकैरियोटिक है? तो ये तो हो गया सेल स्ट्रक्चर के बेस पे। क्या वो सेल प्रोकैरियोटिक है, क्या वो सेल यूकैरियोटिक है, इसके बेस पे डिवाइड करो। दूसरा, क्या वो सेल्यूलर लेवल पर है या टिश्यू लेवल पर है या ऑर्गन लेवल पर है या सिस्टम लेवल पर है? ठीक, तो इसके बेस पर भी आपको डिवाइड करना है कि उनका थैलस ऑर्गेनाइजेशन क्या है। थैलस का मतलब होता है शरीर। अगर एक सिंपल सेल से बना है तो सेल्यूलर, टिश्यू लेवल पर बना है तो टिश्यू का, टिश्यू अगर ज्यादा बनते हैं तो ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनता है? सिस्टम। तो इस बेस पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी अच्छा है। क्या वो ऑटोट्रॉफिक है, क्या वो हेट्रोट्रॉफिक है? तो देखो ऑटोट्रॉफिक का मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक का मतलब जो अपना खाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो ह्यूमंस आर हेट्रोट्रॉफिक बिकॉज वी आर डिपेंड ऑन प्लांट्स, बट प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक क्योंकि वो अपना सेल्फ फूड सिंथेसाइज करते हैं। इसके बाद अगर बच्चों अपन देखें तो अगली बात है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो देखो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कैसा होगा, या तो एसेक्सुअल होगा या कैसा होगा बच्चों? सेक्सुअल होगा। इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था। देखो इवोल्यूशन बायोलॉजी का आधार है। इवोल्यूशन समझ गए, बायोलॉजी समझ में आ गए। अगर इवोल्यूशन आपको समझ में नहीं आता है तो आपको बायोलॉजी समझने में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। तो देखो फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है रिलेशनशिप, मतलब कैसे है? जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। इवोल्यूशन रिलेशनशिप के मतलब क्या है? अब हमको खूब पता चल गया है आराम से कि पहले दुनिया में कौन आए? मोनेरा। उसके बाद कौन आए? प्रोटिस्टा। उसके बाद कौन आए? फंगी। उनके बाद कौन बने? प्लांटी। उनके बाद यहां पर कौन से आए? एनिमलिया। तो आप देख रहे हो कि इस तरह से मोनेरा के कुछ कैरेक्टर्स प्रोटिस्टा में आते हैं, प्रोटिस्टा के कुछ कैरेक्टर्स फंगी में आते हैं, फंगी के कुछ कैरेक्टर्स प्लांटी में आते हैं। जैसे मतलब ये सबका एक रिलेशनशिप है और उन रिलेशनशिप के बेस पर कनेक्टिंग लिंक से जुड़े हुए हैं। इस बात को अपन को यहाँ पर याद रखना है। क्लियर है आप सभी को? तो मोनेरा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा फंगी, फंगी प्लांटी, प्लांटी एनिमलिया। इस तरह से बन गए। तो ये यहां से इस तरह से बनते हैं। एक बार बच्चों इसे बहुत इंपॉर्टेंट कहूंगा मैं, आप इसे अपने नोटबुक में मेंशन करें कि 1969 में आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा कौन से 5 कैरेक्टर्स को बेस्ड किया गया कि क्या होता है। तो सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। क्लियर है बच्चों यहां तक? इसके बाद हम अब आगे बात करेंगे किंग्स किंगडम्स की, उनके बारे में आपको मैं बता देना चाहता हूं। एक देखिए बात। तो देखो सबसे पहले आपको एग्जाम्पल्स और न्यूट्रिशन बेस्ड चीजों को याद रखना है। तो देखो मैं पहले आपको बना देता हूं। देखो तो 5 किंगडम में 5 किंगडम लिए गए, किनके द्वारा? व्हिटेकर के द्वारा। तो पहला कौन लिया गया?
मोनेरा। दूसरा कौन लिया गया? प्रोटिस्टा। तीसरा कौन लिया गया? फंगी। चौथा कौन लिया गया? प्लांटी। और पांचवा कौन लिया गया? एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। तो देखो, आपको सबसे पहले कुछ चीजें याद रखनी। मैं यहाँ कुछ कैरेक्टर्स लिखता जा रहा हूं, आप उन्हें याद रखें। तो देखो, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं ये? प्रोकैरियोटिक होते हैं। इनमें अगर हम देखें तो प्रोकैरियोटिक हैं ये। यहाँ पर आप इनका जो ऑर्गेनाइजेशन देखते हो वो सेल्यूलर लेवल का होता है, सेल्यूलर लेवल का होता है, ठीक है। इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और सेल वॉल किसकी बनी होती है? पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड की बनी होती है, ठीक है बच्चों। क्या किसकी बनी होती है? पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड की बनी होती है, ठीक है। ये मोनेराज में अगर हम देखें तो ये ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है बच्चों। ऑटोट्रॉफिक होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। अब इनके आप एग्जांपल्स याद कर लेंगे। एग्जांपल्स तो देखो, इसमें कौन आएगा? आर्की बैक्टीरिया। इसमें कौन आएगा? बैक्टीरिया। इसमें कौन आएगा? बीजीए, जिन्हें हम क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया, या क्या कहते हैं बच्चों इनको अपन? ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं अपन इनको, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। इसके साथ इसमें एग्जांपल में कौन आ जाएगा? माइकोप्लाज्मा, ठीक है बच्चों। तो मैं मोनेरा को बता चुका हूं कि मोनेरा में क्या था? प्रोकैरियोटिक सेल है, सेल्यूलर लेवल पर है, सेल वॉल पॉलीसेकेराइड अमीनो एसिड का बना होता है, ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक हो सकते हैं, और ये एग्जांपल्स है। अब आ गया बच्चों, देखो प्रोटिस्टा, ये यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। इनके अंदर अगर प्रोटिस्टा में हम देखें तो ये थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसमें अपन देखेंगे कि ये यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, तो सेलुलर लेवल का है। इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है, और ये ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक हो सकते हैं। एग्जाम्पल याद रखें बच्चों। तो एग्जाम्पल पे अगर हम यहाँ बात करें तो देखो, यूग्लिनोइड्स, यूग्लिना, स्लाइम मोल्ड्स, क्राइसोफाइट, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिना, स्लाइम मोल्ड्स, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स और प्रोटोजोअन्स को यहां पर रखा गया है। एग्जाम्पल याद रहेगी बच्चों। इसके साथ आ गया ये फंगी, यूकैरियोटिक होते हैं। देखो, इनका सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है, लूज टिश्यू लेवल। बोलो कैसा होता है? लूज टिश्यू लेवल होता है। इनपे भी सेल वॉल पाई जाती है, और वो किसकी बनी होती है भैया? काइटिन की बनी होती है। ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, या आप सैप्रोफिटिक भी कह सकते हो। सैप्रोफिटिक का मतलब होता है जो डेड ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, या डेड ऑर्गेनिजम्स पर जो डिपेंड होते हैं, उन्हें हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। और अगर अपन इनकी एग्जाम्पल की बात करें तो आपने पढ़ा होगा एल्बुगो, म्यूकर, पेनिसिलियम, ये सब हमारे फंगी के एग्जाम्पल हैं। हम ये सबको डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आ जाइए प्लांटी। तो प्लांटी भी यूकैरियोटिक होते हैं,
ठीक है। यहाँ पर अपन देखेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्योंकि प्लांट्स के पास वेस्कुलर सिस्टम होता है, ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसके साथ इन पे भी सेल वॉल पाई जाती है, और वो किसकी बनी होती है बच्चों? सेलुलोज। सेलुलोज इज सेकंड मोस्ट अबंडेंट शुगर इन एनवायरनमेंट, ठीक है। इसके साथ ये कंप्लीटली ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। और एग्जांपल की आप बात करें तो आपने पढ़ा होगा मेंजीफेरा इंडिका, क्लियर है बच्चों। इसके साथ आओ यूनिस एनिमेलिया में, ये यूकैरियोटिक होते हैं, कॉम्प्लेक्स लेवल होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स यानी एक तो यूकैरियोटिक है, कॉम्प्लेक्स लेवल स्ट्रक्चर है। ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो होमो सेपियंस, ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अगर अपन देखें तो यहाँ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। कितना किंगडम क्लासिफिकेशन है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी और प्लांटी और कैरिंगे। तो ये मैंने एक इजी चार्ट बना दिया है जिसके बेस पर आप इन चीजों को समझ सकते हो कि मोनेरा में क्या आएंगे, प्रोटिस्टा में क्या आएंगे, फंगी में क्या आएंगे, प्लांटी एनिमल। तो ठीक है, थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम मोनेरा को डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, तो सब पढ़कर तैयार रखें। थैंक यू सो मच।